कर्नाटक के इंतखाबात बिल्कुल जोरों में चल रहे हैं। ऐसे में एसडीपीआई पार्टी अपने पूरे दम जोश के साथ जो है इंतखाबात में मैदान में उतरी है। आज सरोगना नगर के उम्मीदवार एसडीपीआई के सीनियर लीडर अब्दुल हन्नान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इस सिलसिले में कि इंतखाबात और ख़ास करके सरोगना नगर के ताल्लुक से। हन्नान साहब, आपका इस्तकबाल है। पिछली बार भी आपका नाम आ रहा था सरोगना नगर से कॉन्टेस्ट करने वाले, लेकिन आखिरी मोमेंट में जो है आप पीछे हट गए, क्या वजह रही? हाँ, 2018 में मैं कंटेस्ट करने के लिए पूरी तैयारी में था। हमारे कैडर्स लीडर्स सब बहुत ज़्यादा उसके ताल्लुक से फिक्रमंद थे। कैंपेन भी शुरू किया था, मैं पीआर भी शुरू किया था, उलमा से और अमायदीन से सब मैं मिला था। सबकी राय कंटेस्ट करने के बारे में थी, लेकिन रियासत का माहौल ऐसा था कि सिद्धरामैया की सरकार जो 5 साल सरकार थी, वो दोबारा एक मरतबा वो सरकार आई तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा बोलकर ऐसा एक सोच था। लेकिन पॉलिटिकल कैलकुलेशंस अलग होते हैं, इंटरनल पॉलिटिक्स अलग होती है, एक्सटर्नल अलग होती है, हालात बदलते हैं। लेकिन उस वक्त में एक डिमांड क्रिएट हुआ था जिसकी वजह से मैं विड्रॉ किया, और उलमा की ख्वाहिश थी कि एक मरतबा खामोश रह जाओ, नेक्स्ट टाइम हम पूरे मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे। तो पब्लिक ओपिनियन के साथ, उलमा की रहबरी के साथ और हमारी पार्टी के सिचुएशन के साथ मैं इस मरतबा नॉमिनेशन भी फेल किया हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मेरा काम चल रहा है। पिछली मरतबा जब आप नॉमिनेशन वापस लिए या नॉमिनेशन नहीं भरा, बैक आप आए हैं, ये फैसला आपका ज़ाती था या पार्टी का था? नहीं, ये पूरी मिल्लत का था। इसमें मेरी पार्टी का भी फैसला था। पार्टी का फैसला क्यों हुआ? कैडर्स ओपिनियन की वजह से हुआ। कैडर्स ओपिनियन क्यों हुआ? तो ये पब्लिक ओपिनियन की वजह से हुआ। उलमा से भी हम मशवरा किए, अलग अलग अमायदीन से मशवरा किए। उस वक्त में मैंने नॉमिनेशन करके विड्रॉ नहीं किया। नॉमिनेशन से 5 दिन पहले ही हमने अपने कैंपेन को विथहेल्ड किया। फिर क्यों चिकपेट में आपके कैंडिडेट ने विड्रॉ नहीं किया? चिकपेट में भी सेम सिचुएशन था, अब वहां पे तो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो है बिल्कुल कंटेस्ट ही नहीं करेगी तो नहीं होगा। ये पब्लिक ओपिनियन अलग है, सिचुएशन अलग है। एटलीस्ट हम 2 जगह कंटेस्ट करके हमारा एक्सपीरियंस और हमारा जो पब्लिक ओपिनियन को और मजबूत करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए कंटेस्ट करना जरूरी था। हन्नान साहब, आप सीनियर लीडर हैं, आपका जो टारगेट है वो ज़्यादा सरोगना नगर की तरफ है। क्यों ऐसा कि आप यही कॉन्स्टिट्यूंसी को सिलेक्ट करें? देखिए, जो शिवाजी नगर के बाद का इलाका है, दोड्डी से लेकर नागवारा तक अगर आप जाएंगे तो राइट साइड का इलाका आपको और लेफ्ट साइड का, ये दोनों मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी, दलित की बहुत बड़ी आबादी, क्रिश्चियंस की बहुत बड़ी आबादी। यहाँ पर इसलिए हम मुंतखब किए ये कॉन्स्टिट्यूंसीज कि यहाँ पर बेसिक कम्युनिटीज बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, और दोनों कांग्रेस के एमएलएस थे, कौन, जॉर्ज एंड अखंडा श्रीनिवास, दोनों ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। शिवाजी नगर कांग्रेस का, सरोगना नगर कांग्रेस का, पुलिकेश नगर कांग्रेस का, बैटरनपुरा कांग्रेस का, पूरा कांग्रेस का होने के बावजूद, हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स होने के बावजूद कंसंट्रेशन नहीं है। और उस जगह अल्टरनेट सिर्फ एक एसडीपीआई है जहां पर वो ग्रास लेवल से काम करेगी। पानी, रास्ता, हॉस्पिटल, स्कूल के अलावा वहां पर जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम है और वहां के लोगों के डर, खौफ जो है पुलिस अट्रॉसिटी से, ये तमाम चीज़ों को हमें कंट्रोल करना ज़रूरी है। केजे जॉर्ज एक बड़ा नाम है, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और बहुत बड़े लीडर भी हैं। इतनी बड़ी ताकत के साथ आप पंगा ले रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी? किस तरह से आप मुकाबला करेंगे? क्योंकि लगातार वो जीतते रहे हैं, काफ़ी बड़े तजुर्बे हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी होता है इलेक्शंस में। ऐसे में आपका जो मुकाबला है, क्या वाकई वो एक दमदार मुकाबला साबित होगा? जॉर्ज बड़े हैं बोलकर एक 3 टर्म्स में लोगों ने बड़े हैं बोलकर उनका बड़कपन देख लिया। डीजे हल्ली, केजे हल्ली के मौके पर उनका बड़कपन देख लिया कि उन्होंने तकरीबन 3 महीनों तक ना एक विजिट किया, ना किसी का फोन किया, पुलिस अट्रॉसिटीज के ऊपर कुछ भी काम नहीं किया। वो सिर्फ मिनिस्ट्री जब थे उस वक्त में चिकमंगलूर के वो मिनिस्टर भी थे, इंचार्ज मिनिस्टर थे। वहां पर राणा जॉर्ज, एक हंटिंग केस में उनका भी नाम आया था। फिर वो एडजस्टमेंट की वजह से ये गरीब के ऊपर वो केस डालकर वो बंद कर दिया गया। राणा जॉर्ज कौन है? राणा जॉर्ज जो उनके बेटे, जॉर्ज के बेटे राणा जॉर्ज हैं, जो अभी सेकंड नॉमिनेशन भी जो हुआ है जॉर्ज का हुआ है। फिर उसके बाद कोई और नहीं मिला उनको, फिर अपने ही फैमिली का राणा जॉर्ज जो है सेकंड एप्लीकेशन किए हैं। अब क्या राणा जॉर्ज कंटेस्ट कर रहे हैं, क्या जॉर्ज कंटेस्ट कर रहे हैं, वो भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन वहां पर जॉर्ज जो है, राणा जॉर्ज और जॉर्ज चिकमंगलूर में बड़े बड़े फॉरेस्ट का इलाका पूरा जो है वो रेवेन्यू लैंड बना रहे हैं, दरख्त काट के वहां पर रास्ते, बड़े बड़े रास्ते बना रहे हैं। एक एक घर के लिए तड़पने वाले इस कर्नाटका में बहुत बड़ी जगह, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स वो जगह जो है वो एक्वायर किए हैं। और वहां पर इनकम टैक्स का भी बहुत बड़ा मसला है।
ये एक बड़ा आदमी का काम क्या है कि बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े करतूतों को वो बंद कर देते बहुत हैं। बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आपके, आप वो इल्जाम हकीकत है, हकीकत है। जी। सिर्फ वो नहीं है, आप यहाँ पर 150 करोड़ का गार्बेज का एक स्कैम उनके ऊपर है, एसीपी में उनके ऊपर केस है। वो क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन केसेस को बंद कर देने में, उसे खत्म कर देने में, एडजस्टमेंट करने में एक बड़ा नाम जांच का है। कई मरतबा आप सेशंस में वगैरह देखे होंगे कि कितना एक पुलिस ऑफिसर के सुसाइड का भी मामला इनके ऊपर है। ये बड़ा बड़ा नाम है। क्या मसाइल लेके आप जा रहे हैं लोगों के पास? जो है जार्ज का तो कहना है कि वो हर चीज़ कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाल ही में ब्रिज का कोई मसला उठा था, हर चीज़ को वो हमेशा रेडी हो रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या अपने मुद्दे हैं जो लेके जा रहे हैं लोगों के पास? जज को मैंने देखा है, कभी भी मीडिया वाले जब पूछते हैं तो जज बोलते हैं कि मैं इतना काम किया हूं, बोल नहीं सकता, और मैं एक वेबसाइट देता हूं, एक लिंक देता हूं, एक प्रिंटेड कॉपी देता हूं, बोलते हैं। बोलने के लिए भी उनके पास क्या भी नहीं है। जब लोग वहां पर ट्यूशन के लिए, स्कूल के लिए जाते हुए हम देखते हैं 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 5 मिनट के सफर को मुश्किल पड़ती है। इसी तरीके से केजेहल्ली का इलाका और अतराफ का इलाका जो है 4-4 दिन, 5-5 दिन तक नल सूखे रहते हैं, पानी नहीं आता। बड़े मसाइल ही। बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी, बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट है, नीचे जमीन पर उनका कोई ग्रिप नहीं है। अवाम पहचान ली है, 3 मरतबा मौका देने के बाद चौथी मरतबा मौका देना बेवकूफ़ी है। ये वहां का अवाम की राय है। ये अनंत साहब ये बताएं कि एसडीपीआई पार्टी मुसलमानों के हक के लिए आवाज़ उठाती है, लेकिन गैर मुसलमानों की नज़र में एसडीपीआई एक फिरका परस्त पार्टी है। आप सिर्फ मुसलमानों के वोट लेकर कैसे जीत सकते हैं? क्या कैसे मुमकिन है? फिरका परस्त पार्टी का इल्ज़ाम सिर्फ 2 लोग लगाते हैं, ये कांग्रेस वाले, दूसरे बीजेपी वाले। असल में ये मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी है, मजलूमों की पार्टी है। जिसको भी तकलीफ है, यहाँ पर जुल्म हो रहा है, बेसिक कम्युनिटीज नहीं मिल रहे हैं, सरकारी स्कीम्स नहीं मिल रहे हैं। हमने दलितों के लिए काम किया है, क्रिश्चियंस के लिए काम किया है, औरतों के लिए किया है, मुसलमानों के लिए भी किया है। हाँ, मुसलमानों के इश्यूज ज्यादा हैं, तो इश्यूज ज्यादा टेकअप होते तो ब्रांड करने में आसानी हो जाती है। अनंत साहब ये बताएं, पिछली बार बहुत सारे मर्डर्स हुए हैं, मंगलूर में हुए हैं, वहाँ पर परवीन का भी मर्डर हुआ है। लेकिन जब परवीन का मर्डर होता है तो आप आवाज़ नहीं उठाते हैं, जब मुसलमान का मर्डर होता है तो आप आवाज़ उठाते हैं। तो फिर कैसे आप अपने आप को सेक्युलर कहते हैं? नहीं, आवाज़ नहीं उठाया ऐसा क्या है? जहां भी मर्डर हुआ है, जहां भी मर्डर हुआ है, उससे हमने कहा है कि वो इंसानियत का, इंसान का नहीं, इंसानियत का मर्डर है। लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं है, और अभी तक हमने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लिया है। हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अपना मैनिफेस्टो और कॉन्स्टिट्यूशन बना के चल रहे हैं। हमारा जो डिसिप्लिन है, पुलिस से आप बात कीजिए, मीडिया ट्रायल में जो चीजें आ रही हैं वो अलग चीजें, पेड चीजें हैं, लेकिन हमारी हकीकत यह है, इताअत है, कमिटमेंट है, डिसिप्लिन है। ये प्रोटेस्ट भी विदाउट हम कंसल्टेशन ऑफ ऑफिसर से हमने नहीं किया है। लेकिन एसडीपीआई पे एक बड़ा इल्ज़ाम ये है कि एसडीपीआई पॉलिटिकल इश्यूज़ को उठाकर, मुसलमानों के जज्बात को भड़काकर वोटर्स को अपने तरफ राग़िब कर रही है। हिजाब का मामला एसडीपीआई ने उठाया, आज हिजाब के मामले में यूटी खादर को हराने की कोशिश की जा रही है। क्या ये कहाँ तक ये बात सही है? यूटी खादर को हराने के लिए हिजाब का मसला ही काफ़ी नहीं है। यूटी खादर को हराना हमारा एजेंडा भी नहीं है। पूरे कर्नाटका के 224 सीट्स में जहां भी हम कंटेस्ट करेंगे तो वहां पर सामने वाला हारेगा। वो उसकी गलती है, उसकी मजबूरी है। वो अपनी गलती को, अपनी मजबूरी को लाके हमारे पर थोपे तो फिर हम क्या करें? हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हमने रजिस्टर किया, 13 साल हमने काम किया है। कोविड की हमारी खिदमत, फ्लड के रिलीफ की जो हमारी खिदमत हैं, और हम पब्लिक इश्यूज को लेकर जब हम एजिटेशंस करते हैं, पब्लिक में अवेयरनेस जो पैदा करते हैं, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के बारे में जब हम बात करते हैं, माइनॉरिटी बजट के बारे में जब हम बात करते हैं, और बेसिक राइट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं। और लोग हमारी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं और उनको मुतवज्जा करने के लिए कोई एजेंडा नहीं है। इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है। नहीं, बिल्कुल आप बात तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा मुसलमानों के हक में ही करते हैं। तो मुसलमान जाहिर सी बात है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या एक पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक कम्युनिटी के बिना पे आगे बढ़ सकती है? अगर आगे बढ़ेगी भी तो हाशिए पे रहेंगे आप। मान लीजिए आपकी पार्टी में एक आध एमएलए जीत भी जाएंगे, लेकिन असेंबली में क्या आप अपना असर दिखा सकते हैं? 300 ग्राम पंचायत मेंबर्स कामयाब हुए हैं, उसमें तकरीबन 45 नॉन मुस्लिम्स हैं। काउंसलर्स तकरीबन 35 हैं, काउंसलर्स और कारपोरेटर्स, उसमें से 10 काउंसलर्स और कारपोरेटर्स हमारे नॉन मुस्लिम्स हैं। और इसी तरीके से हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है स्टेट का, देवनूर महादेवा का भाई देवनूर पुट्टनंजया, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइंट डायरेक्टर थे। इसी तरीके से भास्कर प्रसाद, जो दलित के एक्टिविस्ट थे, अल्फांसो फ्रैंको, ये जो लोग हैं, ये
मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए काम करने वाले लोग हैं। इसी तरीके से आप अब्दुल मजीद साहब को देखेंगे, मुझे अब्दुल हन्नान को देखेंगे, हमारे जितने भी कोलीग्स हैं सबको देखेंगे, कभी भी हमने सिर्फ मुसलमानों के लिए काम नहीं किया। लेकिन मुसलमान ज्यादा मजलूम है, कोई पार्टी कोई लीडर इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता, तो मेरा हक है, मेरी पार्टी का हक है, हम जरूर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अजान का मामला आए और एज ए मुस्लिम मैं खामोश हो जाऊं, कैसे हो सकता हूं? इस्काफ का मामला आए फिर मैं खामोश हो जाऊं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो राइट्स दिए गए हैं वो राइट्स को इस्तेमाल करके जरूर काम करेंगे। हन्नान साहब, आप आज की सियासत को देख रहे हैं, किस तरह से पोलराइज हो रहा है, लोगों को जो है कम्युनलाइज किया जा रहा है, बाकायदा प्लानिंग के साथ इश्यूज को निकाला जाता है। ऐसे इश्यूज में जो है एसडीपीआई पार्टी ट्रैप हो जा रही है। एसडीपीआई को मुद्दा दिया जाता है कि आप इस पे आवाज़ कीजिए, आप जो है एहतजाज करते हैं, पोलराइज हो जाता है। इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता है, तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी को इनडायरेक्ट सपोर्ट करने की तो कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कर्नाटका में और यहाँ पर इंडिया में बीजेपी आने का जिम्मेदार एसडीपीआई है। नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 28 सीट्स हैं एमपी के, जिसमें एक सीट DK शिव कुमार के भाई कनकापुरा से जीते हैं और एक इंडिपेंडेंट सीट मंड्या से। ये दो के अलावा 26 सीट्स पूरे के पूरे बीजेपी जीती है। उसका जिम्मेदार कौन है? क्या हमने कंटेस्ट किया था? क्या हमने 2019 के इलेक्शन में पोलराइजेशन किया? इल्जामात तो आएंगे, इल्जामात से हम डरने वाले भी नहीं। और उसका पूरा आप मानते हैं कि पोलराइज हो रहा है और इसका फायदा सीधा बीजेपी को? हाँ, कांग्रेस की वजह से पोलराइज हो रहा है। वो कैसे? वो कैसे? ये माइनॉरिटी सेल बनाते हैं, माइनॉरिटी सेल बना के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से थोड़ा बहुत फंड लाते हैं, एक वाटर का एक कैन बनाते हैं, फिल्टर बनाते हैं, वो मस्जिद में ले जाके रखते हैं। ये जो है पोलराइजेशन है। मस्जिद में दरगाह में टोपी पहन के आके सलाम अलैकुम बोलते हैं, पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन अगर नहीं होना है तो इश्यूज पे काम करना है। टिप्पू जयंती बनाने की जरूरत नहीं थी, टिप्पू यूनिवर्सिटी खोलना चाहिए था। 4% रिजर्वेशन, वो बोल रहे हैं कि आइंदा जीतेंगे तो वो रिजर्वेशन लाएंगे। पोलराइजेशन है। इलेक्शन को बाहर रखकर जब भी वो बोमई सरकार वो फैसला ली, बड़ा एजिटेशन करना चाहिए था। नहीं, बट मुखालिफत तो की उन्होंने। मुखालिफत पेपर पे करना, रस्मी करना अलग चीज है। उनका कहना था कि एक सियासी चाल है इलेक्शंस के चलते जो। हाँ, सियासी चाल को सियासत करना चाहिए था। राहुल गांधी के ऊपर जो एलिगेशंस आए हैं, उनके ऊपर जो केसेस है, वो भी एक सियासी चाल था। क्यों रास्ते पर आ गए सब लोग? वो भी एक सियासी चाल थी। नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी जानबूझ के 4% रिजर्वेशन इलेक्शंस के करीब करीब इसलिए ला रही है कि मुसलमान सड़कों पर आए और इसका फायदा सीधा जो है बीजेपी को, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि कम्युनल हो मामला? मुसलमान कभी सड़कों पर आया नहीं। मुसलमान सड़कों पर आ जाएंगे बोलकर उनको कभी भ्रम भी नहीं था। वो सिर्फ लिंगायत के और वक्कलिगा के वोटों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन उन्होंने तो साफ साफ कहा कि हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन। लिंगायत के लीडर DK शिव, वो भी एक पॉलिटिक्स है। देखिए, हर चीज में 2-4 लोगों को मीडिया के सामने प्रेजेंट कर दिया जाता है, बैकडोर से पूरा दे दिया जाता है और मीडिया में लाके दे दिया जाता है। देखिए, पॉलिटिकल कंपल्शंस और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और पॉलिटिकल विल, ये सब समझने की चीजें हैं। हम सिर्फ मीडिया में जो चीजें आ रहे हैं उसे बैठ के हम सोचेंगे, ऐसा नहीं होता। इनकी नीयतें क्या हैं? वक्कलिगा का और लिंगायत के हर पार्टी के लीडर्स अपने स्वामी के साथ जाके बैठते हैं। अलग अलग पार्टी के होते हैं, लेकिन जात की बुनियाद पर अंदर का एक इत्तेहाद कायम कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सुबह से लेकर 5 बजे तक 5 मरतबा हम अंदर से इत्तेहाद है, लेकिन पॉलिटिकल एंगल में आ जाएंगे तो हम बिखर जाते हैं। पॉलिटिकल इत्तेहाद आने के लिए समाज को और जात को कंसिडर करते हुए स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है। अच्छा, वापस हम कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ आते हैं। सरौनिया नगर और उससे जुड़ा हुआ हिस्सा पुलकेशी नगर। पुलकेशी नगर का जो मामला हुआ था, डीजे हल्ली केजे हल्ली, एसडीपीआई ने इसे खूब भुनाने की कोशिश की, सियासी इसका फायदा उठाने की कोशिश की। इससे भी साबित होता है कि जब अखंड श्रीनिवास मूर्ति को टिकट से हटाने की जो मुहिम चल रही थी, उसमें एसडीपीआई भी शामिल थी कि उसे टिकट ना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एसडीपीआई इस इश्यू का इस्तेमाल कर रही है। कभी भी अखंडा को सीट नहीं देना चाहिए, एक मरतबा भी हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। हम वहां पर जीत रहे हैं, सामने बिल मुकाबिल कोई भी हो, हम वहां पर उतनी तैयारी के साथ हैं। ये अखंडा और वहां पर जो आप डीजे हल्ली केजे हल्ली से फायदा उठाने की बात हुई है, ये कांग्रेस के संपत राज ने और दूसरे उनके कोलिग्स ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। उलमा को इसके ताल्लुक से बयानात देने पर मजबूर किया और किस तरीके से वो फायदा उठा रहे मुझे तो नहीं मालूम है। वन साइड ये तरीके का पॉलिटिक्स करना सही नहीं है। अब देखिए, अखंडा को इतना बदनाम किया, अब फिर अखंडा को हराने की जो कोशिश है उससे जिताना किसे चाहते हैं? वो अपने एक कैंडिडेट को अब कांग्रेस के जरिए से लाए हैं, तो उसका मकसद बैकडोर में कुछ और था, अवाम के जहनों में कुछ और डालना चाहते थे। अब क्लैरिटी हो गई है, कांग्रेस, अखंडा और एसडीपीआई, और ये तीनों में
भास्कर प्रसाद साहब क्या तरीके से काम कर रहे हैं और कैसा वो दिलों पे राज कर रहे हैं, और आइंदा दिनों में कैसे वो पोलिंग होगा, इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा, ये वक्त बताएगा। अच्छा ये बताएं, चूंकि अभी आप इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, उलमा के साथ भी आपके रवाबित हैं, किस तरह से उलमा का रोल आप चाहते हैं? उलमा का रोल मैं क्या चाहता हूं, हर 5 साल में एक मरतबा इलेक्शन आते हैं। 224 सीट्स कर्नाटका में, 224 सीट्स में बीजेपी को हराने के लिए सो कॉल्ड जो भी सेक्युलर पार्टी से उनको मजबूत करना, उनको ताकतवर बनाना, वोट को उनको ट्रांसफर करना अच्छी कोशिश है, लेकिन हर 5 साल में एक मरतबा अपने नुमाइंदों को, सेकेंड लाइन को, अपने खादिमों को तैयार कर लेना वो उलमा की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके लिए चंद कॉन्स्टिट्यूएंसीज का इंतखाब बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल बेंगलुरु में 28 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 28 में एसडीपीआई सिर्फ 2 जगह, सर्वज्ञ नगर और पुलिकेश नगर, बकिया 26 सीट्स में जो उलमा फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन मैं उलमा से, अमायदीन से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इलाका जिसमें कसीर मुसलमानों की आबादी है, बहुत लाचार और गरीब लोग हैं, छोटे छोटे बेसिक कम्युनिटीज के लिए तड़प रहे हैं, उनका रोना बिलखना देखा नहीं जाता, ऐसी जगह में मेरे और भास्कर जैसे खादिमों को अगर तैयार करेंगे तो हम आपकी खिदमत में रहेंगे, हर काम आपके मशवरे से करेंगे, जो भी बजट आएगा पहले आपसे कंसल्ट करेंगे, जो भी इश्यू होगा आपसे मशवरा करेंगे। तो ऐसे सिंसियर लोगों को, आपको उलमा को चाहिए कि हमें इस्तेमाल करें, हमें मिल्लत के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तकरीबन मेरी 20 साल जिंदगी, भास्कर प्रसाद की 20 साल जिंदगी उठा के देखिए, 1% का करप्शन नहीं, एक हमारे ऊपर क्रिमिनल केस नहीं, कोई हमें एलिगेशन नहीं, और फिर जो है कोई हमें डिसिप्लिन छोड़ के नहीं गए, कभी उलमा के खिलाफ नहीं गए। करप्शन का अभी आपको मौका ही नहीं मिला है, मिलेगा तब बता सकते हैं आपके क्या है। नहीं, आपकी गलती है ये, क्योंकि अभी पोजीशन में बीबीएमपी में हमारा जो मुजाहिद पाशा है 1 सीट जीते थे, इधर कांग्रेस के लिए भी उतने ही सीट थे, बीजेपी के लिए भी उतने ही सीट थे, दोनों तरफ से वो 1 सीट के लिए करोड़ों का ऑफर था, हमने नहीं किया है। हमने उसके बदले में हेल्थ कमेटी चेयरमैन लिए हैं। हेल्थ कमेटी चेयरमैन लेने के बाद 1 साल के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट है, मुजाहिद सिग्नेचर कर रहे थे 1000 करोड़ को, लेकिन 1% का, 1 पैसे का हमारा करप्शन नहीं है। करप्शन का मौका नहीं मिला ऐसा नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी के 13 साल करप्शन के बगैर कैसे गए, कम्युनलिज्म के बगैर कैसे गए। पीएफआई बैन होने के बाद कहीं ना कहीं एसडीपीआई थोड़ा सा धीमी दिख रही है, क्या लग रहा है आपको कि सपोर्ट जो था आपका खत्म हो चुका है? नहीं, किन चीजों में धीमी दिख रही है आपको? आपकी एक्टिविटीज में भी नजर आता है कि साफ नजर नहीं, हमारे देखिए, जो खरोश पहले था आपका, आज पीएफआई के बगैर थोड़ा सा कमजोर महसूस कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारा जो पॉलिटिकल एक्टिविज्म है पहले दिन से आज तक हर घंटा, हर लम्हा आगे जा रहा है। वो ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक्टिविज्म अलग था, हमारा पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, हम तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन एसडीपीआई पे एक इल्जाम ये भी है कि आप मुस्लिम लीडर्स को टारगेट करते हैं, मुस्लिम लीडर जहां चुन कर आते हैं, जहां जीतते हैं, वहां पर भी डिस्टर्ब करते हैं। आप तनवीर सेठ के खिलाफ कई सालों से कई बार इलेक्शन में जो है अब्दुल मजीद साहब को उतारे हैं। ऐसे जगह आप नहीं जा रहे हैं जहां मुसलमान नहीं है, जहां नहीं जीत पा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं जहां पे मुसलमान ऑलरेडी हैं। क्यों आप मुस्लिम लीडरशिप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? तकरीबन मेरे 17-18 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मैं जहां पर कंटेस्ट कर रहा हूं, वहां पर मैं बताऊंगा आपको, 3 जगह पर हो सकता है मुसलमानों के खिलाफ खड़े हैं। बखिया पूरे 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज नॉन मुस्लिम से, मुसलमान और नॉन मुस्लिम ये हमारी कैटेगरी नहीं है, ना हमने कैडरशिप में कैटेगरी की है, ना लीडरशिप में कैटेगरी की है, या हमारा अपोनेंट कौन है उसके उसमें कैटेगरी की है। नहीं, क्या आप नहीं चाहते कि एक मुस्लिम नुमाइंदगी बढ़े? कौन है मुसलमान? क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? तनवीर सेठ को आप मुसलमान नहीं मानते? क्या अब्दुल मजीद साहब मुसलमान नहीं है? लेकिन वो लगातार जीत रहे हैं, आपको हराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अरे हम जीतने के लिए, कोई हार जाए तो हम क्या करें? एक नई बिल्डिंग मेरी जगह में मैं बनाना चाह रहा हूं। लॉजिक की बात है, 2 मुसलमान लड़ेंगे तो सेकुलर वोट डिवाइड होंगे, जाहिर सी बात है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा होगा उससे। अच्छा, इसके लिए 1-2 जगह उनके भी बोल डालो कि इधर के मुसलमानों को सपोर्ट कर दें। ये कांग्रेस के, जेडीएस के और एसडीपीआई के पूरे मुसलमान बैठ जाएं, वो बहुत बड़े लोग हैं, ज्यादा कोटा वो ले ले, जेडीएस को सेकेंड कोटा दे दें और फिर हमारे को छोटा कोटा ही दे दे, चलो बैठेंगे तो कोटा बांट लेंगे। तो क्या इस कौन आलिम ऐसा है, कौन सी खानखा मदरसा ऐसी है कि ये कोटा बांटने के लिए तैयार है? हम तैयार हैं, हम अपनी कमजोरी के साथ कोटा हम लेने के लिए तैयार हैं। ये जो है पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि बीजेपी का डर दिखाएंगे, बाद में मुस्लिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे, हमारा वीकनेस बताएंगे, हमारे ऊपर इल्जामात लगाएंगे। ये 3-4 कार्ड से उनके पास, ये खेलते हुए 70 साल इन्होंने मुकम्मल कर लिए। अब एसडीपीआई का दौर है, अब एसडीपीआई अपना कार्ड खेले। एसडीपीआई को आप कहां देखना चाहते हैं? मान लीजिए आपका जो काम है वो बढ़ रहा है, कामयाब हो रहे हैं, तो कहां मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं आप? हम अवाम के दिलों तक जाना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में जाना चाहते हैं, जहां पर पॉलिसीज बनती है वहां पर हम जाना चाहते हैं।
और इसी तरीके से जहां पर बजट बचता है वहां पर हम जाना क्या चाहते हैं। मुसलमानों का नाम लेके आप क्या वहां तक पहुंच सकते हैं? मुसलमानों का नाम नहीं, अवाम का, वोटर्स का। मैं कभी भी मुसलमानों का नाम नहीं ले रहा हूं। एसडीपीआई के साथ तो दूसरी कम्युनिटी नजर नहीं आती है। कैसे बोलेंगे आप, कैसे बोलेंगे? कहीं भी जो एग्जिस्ट तकरीबन मंगलूर के इलाके में 7 जगह पर गवर्निंग काउंसिल हमारी है ग्राम पंचायत में, उसमें 20% गैर मुस्लिम्स का वोट लेने में हम कामयाब हुए हैं। मुजाहिद पाशा तकरीबन 1,500 वोट नॉन मुस्लिम्स का लिए हैं। गैर मुस्लिम वोट कब देगा? कोविड के वक्त में जो उनके रसूमात उनके मजहब के मुताबिक हमने अदा किए हैं, उसके हिसाब से वो हमारे साथ है। उनको खिदमत करेंगे, उनके इश्यूज को टेकअप करेंगे, उनकी गमखारी करेंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स उनके डेली तक पहुंचाएंगे, तो वो हमारे गिरविदा हैं वो। तो यहां पर कांग्रेस को कौन से नॉन मुस्लिम वोट मिल रहे हैं? अब बोलिए आप, हमारे हारिस साहब को बोलिए यशवंतपुर में आके खड़ने के लिए, देखेंगे कैसे वोट लेते हैं। खड़ने की तो बात और होगी, कांग्रेस पार्टी से बोलिए कि एक मरतबा उनको बी फार्म दे दीजिए, वहां से नहीं देंगे। जमीर साहब को चामराजपेट में देंगे, रिजवान साहब को शांति शिवाजी नगर में देंगे, हारिस चूंकि पहले से पकड़ के बैठे हैं वहां पर देंगे, कनीज फातिमा को वहां पर गुलबर्गा में देंगे, तनवीर सेठ को मैसूर में देंगे। कांग्रेस भी मुस्लिम हल्के छोड़ के कहां दे रही है? एक एग्जांपल मुझे दे दीजिए। ये छोड़िए, गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस क्यों छोड़े? सीएम इब्राहिम साहब क्यों छोड़े? हमारे रोशन बेग साहब क्यों छोड़े? अभी हाल में टुमकुर के शफी साहब क्यों कांग्रेस छोड़े? अच्छा, हमारे मंगलूर के बाबा साहब क्यों कांग्रेस छोड़े? कांग्रेस में जो मुस्लिम लोग हैं ये भी इसलिए हैं कि उनको सीट मिल रही है। जब उनको क्लियर हो जाएगा कि सीट नहीं मिलेगी, कांग्रेस में कोई नहीं रहेगा। क्योंकि कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट इतना खतरनाक है, वो आप हिपोक्रेसी कह है। रहे हैं कि मुस्लिम लीडर्स सिर्फ इख्तियार के लिए कांग्रेस से जुड़ेगा। सही है। अगर इख्तियार नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। कितने एग्जांपल्स दूं मैं आपको, कितने एग्जांपल्स दूं? यहां तक कि काउंसलर्स और कारपोरेटर्स में भी उनको 3 साल 4 साल तक उनको मेंटेन किया जाता है कि आपको काउंसलर की सीट देंगे। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक एक वार्ड में 6-6 लोगों को मेंटेन किया जाता है। जब नहीं दिया जाता तो फिर बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने के वक्त का लास्ट मोमेंट रहता है, फिर जाके थोड़ा पैसा देके, थोड़ा नेक्स्ट टाइम का ऑफर देके, इसी तरह की एक कांग्रेस चल रही है। लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कैडर बेस है और आइडियोलॉजिकल बेस है। धीरे धीरे वक्त कदम रख रहे हैं, लेकिन मजबूत कदम। और एंटी पीपल किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे और कम्युनलिज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सेक्युलरिज्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये बताएं कि सरगुना नगर का जो मामला है, सबसे ज़्यादा जो अहम है कि एक बड़ा लीडर जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला है और काफ़ी वक्त से कब्जा जमा बैठा है, ऐसे लीडर को आप हिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरह से आपकी प्लानिंग है और क्या आपने प्लान कर रखा है इसमें? नहीं, ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, उलमा इकराम का फैसला है, हमायदीन का फैसला है, वहां के वोटर्स का देखिए, फैसला है। अभी भी आप सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। क्या सरगुना नगर में सिर्फ मुसलमान हैं? जब मैं वोटर्स बोल रहा हूं तो फिर ये सिर्फ मुस्लिम्स नहीं है। उर्दू की हमायदीन, बात जब मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूं उर्दू में, हमायदीन किसे बोलते हैं? एलाइड पीपल्स को बोलते हैं, इन्फ्लुएंशियल पीपल्स को बोलते हैं। अगर आपका इरादा यह है कि मठों के साथ और क्रिश्चियंस के साथ, तो मैं वो बात तो नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उनको रीच नहीं किया है। लेकिन मैं क्रिश्चियंस वोटर्स को, दलित वोटर्स को, टेमिलियंस को, मजदूरों को, ऑटो ड्राइवर्स को, ये जो कबाब की दुकान है उनको, टेलर्स को, औरतों को, स्टूडेंट्स को मैंने रीच किया है और मैं उनका वोट जरूर लूंगा। अच्छा, ये बताइए, सरगुना नगर की जो आवाम है, जॉर्ज कई सालों से वहां पर हैं, वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर आप जीत कर आते हैं तो आवाम को क्या बेनिफिट देंगे आप? क्या बदलाव देखने को मिलेगा उन्हें? सबसे पहले बदलाव ये रहेगा कि बेसिक कम्युनिटीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं रहे। और दूसरा, डिग्री लेवल की कॉलेजेस, सरकारी कॉलेजेस वहां पर आएंगे, हॉस्पिटल्स वहां पर रहेंगे, बैंक का इंतजाम करेंगे, ट्रैफिक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे और कोई भी सरकारी स्कीम उनके ढेलिस तक पहुंचेगी, इसके लिए इंफॉर्मेशन एंड सर्विस सेंटर्स हम डालेंगे और ऑनलाइन का एक बेहतरीन निजाम होगा। चूंकि मैं अकेला करने का काम नहीं है, मेरे हजारों कैडर्स वहां पर हैं, हर गली में है, तो कैडर्स का 24 आवर्स ये मैकेनिज्म रहेगा। कितना बड़ा कैडर का नेटवर्क है आपका? तकरीबन जितना कैडर है मेरा, हर घर में, हर खानदान में एक तो मिल जाएगा आपको। क्या कैडर्स में तमाम कम्युनिटी के लोग शामिल हैं? कैडर्स में तकरीबन दलित, क्रिश्चियंस, टेमिलियंस का जो तबका है वो, और मुस्लिम्स, ये तो बहुत ज्यादा तादाद में मुझे मिले। क्या आपको कोई प्रेशर आ रहा है कि नाम आप वापस ले लें, ऐसा कुछ? नहीं, सामने वाले को मालूम है प्रेशर क्या चीज है, हमें मालूम नहीं है। टॉलरेंस क्या चीज है, हमें मालूम नहीं है। प्रेशर नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, इनडोर, आउटडोर, बैकडोर, नीचे से ऊपर से कुछ नहीं है। खुली किताब है हमारी। हमारी पूरी जिंदगी, हमारी पूरी मैकेनिज्म, एक्टिविज्म,
ये खुली किताब है। अच्छा, ये बताएं कि सरौनिया नगर में सबसे जो बड़ा मसला है पानी का भी है। पानी के मसले के लिए आपने कुछ प्लान कर रखा है? नहीं, जो प्लान सरकारी स्कीम्स रहेंगी, अलग से प्लान करने की कोई जरूरत नहीं है। करप्शन अगर खामोश हो जाए, मीडिएटर से अगर अपना लंचा लेने का काम अगर खत्म कर दें, तो नई पाइपलाइन और प्रेशर, ये दोनों चीजें मेंटेन करेंगे तो आंखों का पानी खत्म होगा, नलों में पानी आएगा। देखिए, आपका मुकाबला सिर्फ कांग्रेस से ही नहीं बल्कि जेडीएस से भी है। जेडीएस से वहाँ एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा गया है, तो अब मुसलमानों के जो वोट हैं वो 3 तरफ जाने वाले हैं। तो इसका फ़ायदा कितना बीजेपी को होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं एक जेडीएस के कैंडिडेट भी मजबूती के तौर पर वहाँ काम कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? नहीं है, बीजेपी का डर जो है बताना खत्म करना है। सर्वज्ञा नगर और पुलिकेशन नगर में बीजेपी का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लास्ट टाइम भी बीजेपी का डर दिखाए थे, बीजेपी 3rd पोजीशन पर है। यहां पर जो मुकाबला है जॉर्ज और एसडीपीआई का, अब्दुल हन्नान का मुकाबला है। आप पूछ रहे हैं कि जेडीएस लास्ट टाइम कंटेस्ट किए थे और कैंडिडेट जो थे वो हमारे लोकल थे और बहुत पावरफुल थे और हमारे खादरिया मस्जिद के जिम्मेदार थे, प्रेसिडेंट थे। तकरीबन 4000 वोट वो लिए थे। उनका जो काम करने का अंदाज था, वो कितनी मेहनत किए थे, कितने लोग उनके साथ थे, कितने उलमा उनके साथ थे, 4000 उनका रिपोर्ट था। अब हमारे कलीम साहब, हमारे कारपोरेटर के शोहर हैं गोविंदपुर से, उनको वहां पर सीट नहीं मिलने की उम्मीद थी, तो इन्होंने जांच को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर नेक्स्ट टाइम बीबीएमपी इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए वो गोविंदपुर से तैयारी शुरू किए हैं। और उसके लिए हमारे मुस्तफा साहब कुर्बान हो रहे हैं। देखेंगे क्या होता है। लेकिन मुस्तफा साहब का असर नहीं दिख रहा है ग्राउंड पर? मुस्तफा साहब को अभी गलियां पहचानना जरूरी है, अफराद पहचानना। सिर्फ वो कलीम साहब को पहचाने हैं। अभी सर्वज्ञा नगर बहुत बड़ा है। लेकिन सीएम इब्राहिम साहब का भी तो आशीर्वाद है उनको। सीएम इब्राहिम साहब का पूरे जेडीएस के ऊपर आशीर्वाद है, क्योंकि वो स्टेट प्रेसिडेंट है। आशीर्वाद तो सबको देंगे, जिसका भी सर हाथ के नीचे आ जाएगा। तो कैंपेनिंग करेंगे उनके लिए वो? हाँ, उनको उनके बेटे के लिए भी करना है और यहाँ भी करना है। और जेडीएस के कितने कैंडिडेट्स हैं, सब जगह जाना है। सीएम इब्राहिम के ताल्लुक से क्या ख्यालात हैं आपके? बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत नेक आदमी हैं। क्या आवाम है उनके साथ में? हो सकता है ये अवाम के साथ होने की कोशिश कर रहे हैं जी। अपने बेटे को भी टिकट दिलाए हैं इस बार? हाँ, सिर्फ सीएम इब्राहिम साहब ने नहीं, बहुत से लोग अपने अपने बेटों को दिलाया। सिद्धरामैया ने भी दिलाया। डीके शिव कुमार साहब का बेटा अभी बड़ा नहीं हुआ, इसलिए वेटिंग में है। और येडियुरप्पा ने भी दिलाया है। तो क्या एसडीपीआई में कल्चर नहीं है? नहीं, एसडीपीआई ऐसे कल्चर को खत्म करने के लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है। एसडीपीआई अपने भाई के लिए, बीवी के लिए, खानदान के लिए, अपने दोस्त के लिए नहीं। अवाम को कौन सा कैंडिडेट चाहिए, नुमाइंदा चाहिए, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब, पुलकेशी नगर पर बात करते हैं आखिर में। पुलकेशी नगर का जो मामला हुआ था केजीहल्ली डीजेहल्ली में, एसडीपीआई की गलती की वजह से ये मामला बढ़ा, क्योंकि एसडीपीआई पार्टी ने लोगों को वहां जमा किया। केजीहल्ली डीजेहल्ली में जो पॉलिटिक्स हुई वो संपत की तरफ से हुई, अखंडा की तरफ से हुई और वहाँ के चंद शरीर नौजवानों की तरफ से हुई। एसडीपीआई का रोल बिल्कुल उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से था। एक मेमोरेंडम लेके गए थे और वहाँ पर पुलिस के साथ बात हो रही थी और मुजम्मिल पाशा जो वो तमाम चीज़ें कर रहे थे वो आज बेल पर बाहर हैं। ये बिल्कुल वजाहत है इसमें। लेकिन बार बार मीडिया ट्रायल के जरिए से फंसाने की कोशिशें हुई थी। आर अशोक भी उस वक्त में वहां पर पहुंच गए थे। पूरा पॉलिटिसाइज करने की एक साजिश हुई। ये जो अखंडा और जॉर्ज दोनों का रोल बहुत ही मशकूक है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है पुलकेशी नगर से। देखिए, जैसे ही मामला हुआ, अखंडा के अब तक के मामला तो मीडिया में आ गए हैं, जॉर्ज का मामला नहीं आया। जॉर्ज का मामला उनकी खामोशी थी। वो फॉर्मर होम मिनिस्टर थे। फॉर्मर होम मिनिस्टर को पुलिस डिपार्टमेंट और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में अच्छा ग्रिप रहता है। उस वक्त में कर्फ्यू डाला गया। सुबह से लेकर शाम तक धड़ाधड़ घर घुसे, ढेलिच तोड़े, नौजवानों को पकड़े, बूढ़ों को पकड़े। एक मर्तबा भी जॉर्ज पुलिस स्टेशन नहीं आए, पुलिस से बात नहीं की। अगर बात करते 10-15 लोग जो भी आइडेंटिफाई हुए हैं, जिन्होंने जुर्म किया है, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया है, वैसे उनको आइडेंटिफाई करो। 2000 लोगों को आइडेंटिफाई करने की क्या जरूरत थी? एनआईए लाकर यहां पर कितना बड़ा ड्रामा हुआ। लेकिन एनआईए पे तो जॉर्ज की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, जो बेसिक जिम्मेदारी होती है, एक रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी क्या होती है? वो बैठकर पुलिस को बताए कि क्या है, इधर का मामला क्या है, इधर की अवाम क्या है। मैं ये नहीं समझता कि किसी ने जुर्म नहीं किया है, मैं नहीं मानता। जुर्म हुआ है उधर। पुलिस स्टेशन को जलाना
और एमएलए के घर को जलाना और फिर पुलिस और इनसे लॉ एंड ऑर्डर को हाथों में लेना, ये चंद नौजवानों ने गलती की है, उनको आइडेंटिफाई करो, उनको सजा दो, उनको सजा दो। लेकिन जिस तरीके की दहशत, टेरर फैलाया गया, तकरीबन 1 महीने तक कितना हादसा, कैसे कैसे हादसे हुए, यहां तक कि मुझे रिपोर्ट है तकरीबन 100 से ज्यादा लोग 5 लाख 10 लाख रुपए देकर पुलिस से अपने आप को छुटकारा पाए। हालांकि वो मासूम है, डॉक्यूमेंट में उनका नाम नहीं है, खामखा जाना, उनको बताना कि तुम्हारा नाम है, तुम्हारे नाम को अगर निकालना है तो इतने पैसे चाहिए। कितना बड़ा वहां ऐसे वक्त में एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी है, कर्फ्यू के मौके पर, लॉ एंड ऑर्डर के मौके पर रिप्रेजेंटेटिव बाहर आना है, तो कभी भी आए तरफ से कोई कोशिश नहीं, ये काल नहीं। एक सबील इरशाद में उस वक्त में एक मीटिंग की जरूरत थी, मीटिंग नहीं, अवाम लावारिस हो गई थी। ऐसे वक्त में अखंडा खामोश, जांच खामोश। प्री इंसिडेंट अखंडा का बहुत बड़ा रोल है, पोस्ट इंसिडेंट जांच साहब की खामोशी बहुत बड़ा हादसे का शिकार है। अवाम अपने आप को लावारिस समझ रही है। अखंडा तो बहुत ज्यादा मुतासिर हो गए थे, उनका घर जल गया था, कम से कम वो उनका मामला अलग है, लेकिन कम से कम बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी में जॉर्ज को आवाज उठानी चाहिए थी, मदद करनी चाहिए थी, उसमें बिल्कुल खामोशी। ऐसे थे जैसे कि सिर्फ 5 साल में एक मरतबा 5 दिन के लिए सर्वज्ञ नगर का विजिट करना है, बखिया उनको कोई लेना देना नहीं था। हाई प्रोफाइल लीडर हैं ये कांग्रेस के, और मिनिस्ट्री, कितने मिनिस्ट्री, आईटी-बीटी की मिनिस्ट्री प्लस होम मिनिस्ट्री, ये तमाम चीजों के बारे में इनका एक इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस क्या टाटा बाय बाय करने के लिए, वलीमा अटेंड करने के लिए, मदरसा अटेंड करने के लिए होती है क्या? अवाम जब बिलक रही है ऐसे वक्त में आगे खड़ना था। लेकिन जॉर्ज का नाम कहीं नहीं आता है। तमाम जो चीजें हुई अभी पिछले इलेक्शंस के आखिरी आयाम में, टिकट को लेके जो भी हुआ है, तमाम लोगों के जो टारगेट थे वो अखंडा थे, लेकिन कभी जॉर्ज की तरफ किसी का इशारा नहीं गया। वही बोल रहा हूं मैं, सियासत करना है तो सियासी एक एक्टिविज्म चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, शूरा चाहिए। धड़ाधड़ कोई बयान दे देना, कहीं बैठ के किसी के फेवर में हो जाना, किसी के अगेंस्ट हो जाना, ऐसा नहीं है। एक कैलकुलेशन होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, एहतसाब होना चाहिए। किसने क्या जिम्मेदारी अदा की, किसी ने खामोश है तो क्यों है, किसी ने आगे बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है, उलमा इकराम के कुछ उलमा इकराम की मीटिंग हुई सुन्नी उलमा बोर्ड की तरफ से, हालांकि आपने देखा होगा कि सबील इरशाद में अक्सर फैसले होते हैं, लेकिन एक बार हमें इस बार देखने को मिला कि उलमा बोर्ड ने सेपरेट मीटिंग की और अखंडा के लोगों का कहना था कि वो सिर्फ बिहारी उलमा है और किसी के स्पॉन्सर्ड हैं, और उन्होंने ये मुतालबा किया कि अखंडा को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको कुछ चेंजेस दिख रहे हैं उसमें, कुछ आपको लग रहा है, फील हो रहा है इसमें? नहीं है, सुन्नी उलमा बोर्ड जो है पहले से है, पहले से वो अलग बैठना चाहते थे वो, लेकिन बार बार इत्तेहाद के नाम पर सबील इरशाद में किसी एक जगह में हर मसलक के उलमा को लाकर वहां पर बिठाकर एक कंक्लूजन किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समझ में आ रहा है कि यहां पर कुछ कंक्लूजन करने के पीछे कुछ और स्पिरिट है, किसी की प्रेशर में, किसी के इन्फ्लुएंस में, किसी के एहसान के तले अगर कुछ फैसले हो रहे हैं तो इत्तेहाद खत्म हो रहा है। वो इत्तेहाद जो खत्म हो रहा है वो अपने काले करतूतों की वजह से हो रहा है। मैं उलमा से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे से रिक्वेस्ट करता हूं कि सिंगल पॉइंट एजेंडा हो, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आए, खौफ से बाहर आए और तमाम को साथ में लेके फैसले करें। आज भी उम्मत आपके साथ जाएगी। अच्छा, एक सवाल ये भी था, देखिए आप भी उलमा से जुड़े हैं। पिछली बार जब हिजाब का मामला था तो उलमा इकराम की तरफ से आपकी एक मीटिंग हुई थी और कर्नाटक बंद करने का ऐलान किया गया था। उस वक्त सिटिंग एमएलएस को नहीं बताया गया था, इसके बावजूद कर्नाटक बंद किया गया, लेकिन कांग्रेस के या जो भी एमएलएस एमएलसीज थे उन्होंने अपोज नहीं किया, नाराज हुए, लेकिन बंद का समर्थन किया। दूसरी बार ये एक मामला और आया, अभी 4% रिजर्वेशन वाला। उस वक्त क्या हुआ कि आपको नहीं बताया गया और एमएलएस एमपीज ने फैसला ले लिया उलमा के साथ मिलकर के प्रोटेस्ट नहीं करना है, लेकिन आपने उलमा की बात नहीं मानी, आपने प्रोटेस्ट किया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडरान ने उलमा की बात को लब्बाई कहा, लेकिन आपने यहाँ मुखालिफत की। नहीं, इत्तेहाद कब आता है? ये पॉइंट पर अगर तमाम की राय लेकर अगर कंक्लूड किया जाए तो इत्तेहाद आएगा। कोई एक कमरे में बैठे चाय पीते पीते एक फैसला आ जाए और फिर अपना स्टेटमेंट दे जाए और फिर इतने बड़े कर्नाटका में इत्तेहाद की बात करें, नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे जो फैसला लिए थे उलमा इकराम के साथ में, पब्लिक आपके फैसले को उन्होंने माना था, जबकि पिछली बार जब फैसला लिया गया था वो आप लोग शामिल थे उसमें, उलमा थे, सिर्फ आप थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपोज नहीं किया उसे, लेकिन आपने इस बार फैसले को नहीं माना। नहीं, उनका जो फैसला था वो कांग्रेस कंटेस्ट नहीं करेगी, मतलब प्रोटेस्ट नहीं करेगी, ये फैसला था। एसडीपी भी नहीं करना चाहिए बोल के नहीं था, ऐसा मैंने तो नहीं सुना।
एसडीपीआई से अगर कोई रिक्वेस्ट कर वो लेते जो हैं, मीटिंग थी कांग्रेस की नहीं थी, अलबत्ता वो मुस्लिम नहीं तो मैं किसी और पार्टी को देखा नहीं उधर। जितने भी लोग बैठे थे कांग्रेस के इत्तेफाक से कांग्रेस में ही एमएलए एमपीज अवेलेबल है। हाँ, तो ऐसे ही प्रोटेस्ट भी इत्तेफाक से हो गया। अगर सबको ले लेते, इत्तेहाद की जो सिंसियर अगर कोशिश हो जाती ना, इत्तेहाद को ही तोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन इनकी ख्वाहिश क्या होती है, पहले इनकी एक मीटिंग हो जाए, पहले ये सबील इरशाद पहुंच जाए, फौरन इनका एक स्टेटमेंट आ जाए और फिर 1 करोड़ मुसलमान इनकी बात सुन लें, ये थोड़ा मुश्किल है। इत्तेहाद के लिए नियत में भी इत्तेहाद होना जरूरी है। तो आखिर में क्या पैगाम है आपका सर्वज्ञा नगर? मेरा पैगाम यह है कि सर्वज्ञा नगर की अवाम ठंडे दिमाग से सोचे कि 5 साल में आने वाला ये जो मौका है, इसको कंफ्यूजन के बगैर, डर और खौफ के बगैर, विजडम के साथ इस बार को तय करें कि आपका नुमाइंदा कौन होना चाहिए। ईदगाह में आने वाला, सिर्फ उलमा के साथ ही एक सिटिंग करने वाला, और जब आप मजबूर रहेंगे उस वक्त में फोन तक रिसीव नहीं करने वाला, घंटे से घंटे तक करोड़ों रुपए का बिजनेस करने वाला, इस तरीके का एक नुमाइंदा रहेगा तो जहनी तौर पर अवाम के फेवर में नहीं रहेगा, सरकार के फेवर में, मीडिया के फेवर में और अपनी फैमिली के फेवर में रहेगा। अपना जो असेट्स है उसको बचाने के फेवर में रहेगा। मेरे जैसा इंसान जो सिर्फ अवाम के लिए जी रहा है और इसकी पार्टी अवाम के लिए है और आइंदा का एक सही तरीके का इसका मैनिफेस्टो है, ऐसे अफराद को आप चुनेंगे। 24 आवर्स अवेलेबल, कुर्बानी के लिए अवेलेबल और आपकी खिदमत के लिए अवेलेबल। मेरे जैसे आदमी को, पुलिकेशी नगर में भास्कर प्रसाद जैसे आदमी को, 2 आदमी को आप चुनिए, फिर उसके बाद हमारा अंदाज देखिए, हमारी खिदमत देखिए। जहां भी हमने जीता है 100% हमने आउटपुट दिया है। मुजाहिद पाशा का बीबीएमपी में तकरीबन 25 साल पुरानी पाइपलाइन को हमने निकाल के नई लाइन डाला है। तो ऐसा एक रेवोल्यूशन अगर चाहते हैं तो सर्वज्ञा नगर और पुलिकेशी नगर के लिए एसडीपीआई ओनली द अल्टरनेटिव। तो ये थे अब्दुल हन्नान साहब, एसडीपीआई के उम्मीदवार हैं। सर्वज्ञा नगर से इस बार अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। पिछली मर्तबा भी सर्वज्ञा नगर से ये कॉन्टेस्ट करने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन आखिरी वक्त में उलमा के दबाव या मशवरे के बाद उन्होंने आगे बढ़ने से रोक लिया अपने आप को। फिलहाल इस बार वो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे हैं। उनका मानना है कि केजे जार जो लगातार वहां से कामयाब होते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, वो अवाम के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। वो कभी भी, चाहे वो कोविड का दौर हो या दीगर आयाम में भी, अवाम के साथ उनका रब्त नहीं है और डेवलपमेंट वर्क के नाम पर उनका कुछ भी काम नहीं हो रहा है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर वो अवाम के सामने जा रहे हैं, अवाम के दरबार में ये सारी चीजें रख रहे हैं। उनका मानना है कि इस बार एसडीपीआई को सर्वज्ञा नगर में मौका दिया जाएगा, क्योंकि अवाम परेशान है। वहां बेसिक डेवलपमेंट नहीं है, ट्रैफिक का मसला है, पानी का मसला है। किसी भी तरह की चीजों को केजे जार्ज नजरअंदाज करते हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं। उनका कहना है कि अवाम के साथ उनका बिल्कुल रब्त नहीं है और इसी का फायदा उन्हें मिलने वाला है। इस बार वो जरूर कामयाब होंगे। देखते हैं इंतखाबात में किस तरह से रिजल्ट आता है, किस तरह से ये पूरा मामला बनेगा। हम आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।